हेलो दोस्तों, क्रॉस स्टडी सर्कल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा, कितने से कितने आर्टिकल को पढ़ा। हम लोगों ने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 22 ए तक पढ़ा। ये आर्टिकल अब हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का ये आर्टिकल कितने से कितने अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। इसलिए हम लोग अब फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अब आर्टिकल 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है, उसमें क्या है। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड देखिए, ये आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 में बताया गया है किसके संबंध में? ये निरोध से संरक्षण के लिए बताया गया है। यदि कुछ दशाओं में यदि गिरफ्तारी और डिटेंशन होती है तो उसके संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 22(1) पढ़ेंगे और अनुच्छेद 22(2) पढ़ेंगे। अब 22(1) में दिया हुआ है कि एक समान कानून के मामले में ये 22(1) में बताया गया है, और अनुच्छेद 22(2) में बताया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन, या हम लोग बोल सकते हैं निवारक निरोध कानून के मामले में। अब इसमें देखेंगे कि हम लोगों को क्या अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 22(1) में और अनुच्छेद 22(2) में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 22(1) में देखें तो ये हमें अधिकार गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने का अधिकार पहला प्राप्त है कि हमें क्यों गिरफ्तार कर रहा है, या किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करके ले जा रहा है तो उसे क्यों पकड़कर उसे ले जाया जा रहा है, उस कारण को जानने का पूरा अधिकार है। ये आप यदि आपको कोई आपको नहीं, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो वो अपने कारण पूछ सकता है, जान सकता है, इसके बारे में अधिकार है उसका। दूसरा है वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार है। वकील से अपने परामर्श करके अपना बचाव कर सकता है। और तीसरा अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे का भीतर पेश किए जाने का अधिकार है। आवागमन और परिवहन में जो समय लगता है वो 24 घंटा, उस समय को छोड़कर यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश यदि होता है तो ठीक, यदि मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं मिलता है तो ये 24 घंटे में रिहा होने का भी ये अधिकार है कि यदि आपको मजिस्ट्रेट से कोई अनुमति नहीं मिली कुछ, तो आप 24 घंटे के भीतर रिहा हो जाएंगे। ये अधिकार हम लोगों का अनुच्छेद 22(1) में दिया हुआ है। अब आगे समझते हैं कि ये किसके लिए उपलब्ध कराया गया है। ये हमारे नागरिक और दूसरे देश के नागरिकों के लिए भी है, लेकिन जो हमारे शत्रु देश हैं जैसे कि पाकिस्तान उनको छोड़कर समझ सकते हैं, समझें, उनके लिए ये उपलब्ध नहीं है। ये अधिकार प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 22 के अधिकार के 22(2) के अधिकार के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 22(2) में बताया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और निवारक निरोध कानून के मामले में बताया गया है। इसमें यही अधिकार है कि यदि गिरफ्तारी कोई पुलिस करती है तो उसके कारणों के बारे में जानने का पूरा अधिकार अनुच्छेद 22(2) में भी है। और दूसरा अधिकार डिटेंशन संबंधी आदेश के खिलाफ अपना बचाव करने का भी अधिकार है। और तीसरा देखें तो चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा, यदि 3 महीने के बाद रिहा होने का अधिकार है अगर सलाहकार बोर्ड इस अवधि में वृद्धि करने का सुझाव ना दे तब। समझे? 3 महीने के बाद आप रिहा हो सकते हैं यदि सलाहकार जो बोर्ड रहेगा वो इसकी वृद्धि अवधि ना बढ़ाए तो। तीन महीने भीतर रिहा होने का अधिकार है। रिहा होने का कब? यदि सलाहकार बोर्ड इस अवधि को ना बढ़ाए तब।
सलाहकार बोर्ड यदि अवधि नहीं बढ़ाता है तो आपको 3 महीने के भीतर भीतर नहीं, इस 3 महीने के बाद रिहा होने का अधिकार है। अब चलिए देखते हैं इसमें ये किसके लिए उपलब्ध है। ये अधिकार नागरिकों के साथ साथ उपलब्ध किसके लिए है? नागरिक के लिए। दूसरा, साथ साथ विदेशियों के लिए, विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। निवारक निरोध के संबंध में जो विधायिकी शक्तियां का संवैधानिक विभाजन किया गया है। संवैधानिक विभाजन हम लोग देखें तो इस प्रकार किया गया है कि पहला, संसद के पास उपलब्ध विशेष अधिकारों में शामिल है क्या? सुरक्षा, विदेश मामले और भारत की सुरक्षा। दूसरा संवैधानिक विभाजन है संसद और राज्य विधानमंडलों के पास उपलब्ध विशेष अधिकार में शामिल किया गया है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, समुदाय के लिए आवश्यक जो वस्तु की आपूर्ति और सेवा को बनाए रखने के लिए ज़रूरत है उसको शामिल किया गया है। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद में क्या बताया गया है? अब आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद कितने नंबर? अनुच्छेद बताया गया है कि अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिबंधन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मानव तस्करी और किसके बारे में? मानव तस्करी और बलात्कार पर और बलात्कार पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। चलिए इसमें देखते हैं कि ये अनुच्छेद 23 के तहत किस किस पर प्रतिबंध किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना समझा कि ये मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिबंध किया गया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 23 के अंतर्गत मानव तस्करी पर प्रतिबंध किया गया है, बेगार पर प्रतिबंध किया गया है, बेगार मतलब वही बलात्कार पर प्रतिबंध किया गया है, और इसी प्रकार कोई अन्य बलात्कार होते हैं उस पर भी प्रतिबंध किया गया है, बलात्कार पर प्रतिबंध किया गया है। दूसरी बात देखते हैं कि ये किसके लिए उपलब्ध है। ये प्रतिबंध सबके लिए ये उपलब्ध है, मतलब कि जो हमारे देश के नागरिक हैं और जो हमारे देश के विदेश के भी नागरिक हैं उनके लिए भी, मतलब नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए ये प्रतिबंध किया गया है। और राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्ति की ये रक्षा करता है। और अपवाद में देखें तो ये सैन्य सेवा को छोड़कर, मतलब कि राज्य निम्नलिखित ये सैन्य सेवा, समाज सेवा और बहुत सारे हैं जो कि अनिवार्य सेवा को प्रावधानों को लागू कर सकता है इनको छोड़कर। और इनमें आर्टिकल 23 में कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से कानून बनाए गए हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए, इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। पहला कानून है, इसके लिए कानून कौन कौन सा है? ये कानून कौन कौन सा है मानव तस्करी को रोकने के लिए? पहला है अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम। जो कि कब आया था? ये 1956 ईस्वी में आया था अधिनियम। ये किसके लिए है? निवारण के लिए, निवारण। ये पहला ये कानून है। दूसरा है बेगार श्रम पद्धति, जो कि बलात् के बारे में बताता है, बलात्कार के बारे में। दूसरा क्या है? बेगार श्रम पद्धति, बेगार श्रम पद्धति अधिनियम, ये 1976 में आया था।
जिसका कि समाप्ति किया गया है इसमें। और ये हमारा तीसरा कानून क्या है? तीसरा कानून है किशोर न्याय के लिए। ये किशोर कानून अधिनियम है। किशोर कानून अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम। तीसरा कानून है किशोर न्याय अधिनियम। ये कब आया था? ये 2000 में आया था। ये इस अधिनियम में क्या है? इस अधिनियम में बालकों की जो देखभाल के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 24 देखते हैं कि अनुच्छेद 24 है क्या। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 23 और 24 ये दोनों अनुच्छेद जो हैं ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हैं। पहला में तो 23 में तो मानव तस्करी और बलात्कार के प्रतिबंधन के लिए अनुच्छेद 23 में दिया गया है, और अनुच्छेद 24 में दिया गया है किसके लिए? अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कारखानों में यदि बच्चे को रोजगार में यदि कम उम्र में लगते हैं तो मतलब उसके रोकने के लिए, मतलब कि कारखानों या आदि जगहों पर बच्चों को रोजगार में लगाने पर उसके रोक के लिए है। बच्चों के रोक के लिए कहाँ? रोजगारों में। चलिए इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 24 के तहत क्या क्या प्रतिबंधन किया गया है इसके रोक के लिए। इसके रोक के लिए यदि 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे हैं तो उसको रोजगार पर रखना कानूनन जुर्म है। कितने से कम? 14 से कम वर्ष के, लेस देन 14 ईयर्स, इसको रखना रोजगार पर जुर्म है। और ये कहाँ नहीं रख सकते हैं रोजगार पर, ये भी सुन लीजिए। ये किसी भी कारखाने में ये काम नहीं कर सकते हैं यदि 14 वर्ष के नीचे हैं। कोई भी यदि खतरनाक रोजगार है तो उसमें काम नहीं कर सकते हैं। या कहीं खदान है, खदान में भी आप काम नहीं करवा सकते हैं लेस देन 14 ईयर्स वाले बच्चों को। ये किसके लिए उपलब्ध कराया गया है? ये उपलब्ध कराया गया है बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए उनकी नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब ये नागरिक हो या नागरिकता हो या गैर नागरिक हो, ये दोनों के लिए ये उपलब्ध है। और अपवाद में कह सकते हैं कि हानि रहित या नैतिक कार्य के लिए कोई प्रतिबंध है इस पर कि बच्चों को नहीं लगाना है। और ये इसमें कानून भी बनाए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए। चलिए कानून थोड़ा देख लेते हैं। कानून कौन कौन से हैं? ये कानून, पहला कानून देखते हैं। पहला कानून है बाल श्रम अधिनियम 1986 का। कौन सा कानून है? बाल श्रम अधिनियम 1986 का। दूसरा कानून कौन सा है? दूसरा कानून है बाल श्रम अधिनियम 2016 का। बाल श्रम अधिनियम 2016 का। दोनों में प्रतिषेध और विनियम के बारे में बताया गया है। और बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया था। सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार से प्रतिबंध किया गया है। और कुछ खतरनाक व्यवसाय जैसे खदान उदान या कुछ जो खतरनाक काम है जिसमें नुकसान हो सकता है लोगों का, तो उस प्रक्रिया में किशोरों
मतलब कि 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के रोजगार को भी प्रतिबंध किया गया है। आप लोगों ने समझा कि ये आर्टिकल 23 और 24 में क्या दिया हुआ है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं 25 के बारे में। आर्टिकल 25 के बारे में दिया हुआ है कि ये धर्म के प्रति दिया हुआ है, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। और यही नहीं, आर्टिकल 25 एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूँ। आर्टिकल 25, 26, 27, आर्टिकल 28, ये तीनों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में कहा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में किसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में। अब चलिए डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, धर्म की स्वतंत्रता इसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 25 में देखते हैं। आर्टिकल 25 में ये व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलवाता है। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता के बारे में बात कहा गया है। इसमें सभी व्यक्ति समान रूप से हकदार हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतकरण की स्वतंत्रता जो कि आंतरिक स्वतंत्रता है और ईश्वर के साथ जो जुड़ाव है, ये उनकी स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। और दूसरा बात, धर्म के अबाध रूप से मानने का अधिकार, ये धार्मिक विश्वास की घोषणा करता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा, आचरण का अधिकार, पूजा, अनुष्ठान, समारोह आदि करना, ये उनका अधिकार है। चौथा, प्रचार का अधिकार, ये अपने धर्म का विश्वास का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इनके लिए इनको कोई रोक टोक नहीं है। ये उपलब्ध किसके लिए है? ये उपलब्ध नागरिक के साथ साथ उपलब्ध किसके लिए है? ये उपलब्ध है नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए, नागरिक के साथ साथ नागरिक और गैर नागरिकों के लिए, और इसमें यदि कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो ये अधिकार इस आर्टिकल में शामिल नहीं होता है। इस आर्टिकल में जबरन धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। और अपवाद में हम लोग देख सकते हैं कि यह सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान के अधीन है। राज्य को अनुमति ये प्रदान है कि धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय और अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित और प्रतिबंध कर सकता है। इसके लिए सरकार को या राज्य को कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी बात, सामाजिक कल्याण के लिए और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाओं के हिंदू के सभी वर्गों के लिए ये अनुभागों को खोलना, मतलब कि पूरी तरह से ये किसी के लिए प्रतिबंध नहीं किया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25 के बारे में, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 26 में यही बताया गया है कि सभी धर्म के संप्रदाय या उसका कोई भी अनुभाग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सभी धार्मिक संप्रदाय और अनुभाग के बारे में बताया गया है। इसमें चलिए समझते हैं इसको कि ये धार्मिक संप्रदाय और अनुभाग क्या है। धार्मिक संप्रदाय अनुभाग बोले तो ये धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थाओं की जो स्थापना होती है एवं उसके प्रबंध में जो किया जाता है, ये उसके लिए अधिकार है। इसके लिए कोई उनको रोक टोक नहीं कर सकता है अपने संस्थानों की स्थापना करने के लिए। दूसरी बात, ये अपने धर्म विषयक कार्यों को
प्रतिबंध करने का अधिकार रखते हैं। इनको पूरी तरह से अधिकार दिया गया है कि अपने कार्य का प्रबंध करने का धर्म विषय पर कर सकते हैं। चौथा है चल अचल संपत्ति जो रहती है इसके स्वामित्व एवं अर्जन का अधिकार इनको प्राप्त है। ऐसी संपत्ति जो कानून और अनुसार ऐसी कोई भी संपत्ति ऐसी रहती है जो कानून के अनुसार जो प्रशासित करने का है उसका भी अधिकार इनको प्राप्त है। अब अनुच्छेद 27 में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 27 क्या है। अनुच्छेद 27 में भी ये धार्मिक के बारे में बताया गया है। ये धर्म की स्वतंत्रता का ही अधिकार का पाठ है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 27 में कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म को संप्रदाय को बढ़ावा देता है या किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं होता है इस आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल 27 में यही बताया गया है कि बाध्य नहीं है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या किसी धर्म को देने के लिए क्या देने के लिए बढ़ावा के लिए या कर के लिए बाध्य नहीं होता है, बाध्य नहीं है। और दूसरी बात आर्टिकल 27 में ही है कि सामान्य तौर पर जो वसूले गए यदि कर कोई वसूलता है तो उस करों का उपयोग सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसमें ना कि कोई एक धर्म अपने किसी विशेष धर्म के बढ़ावा देने के लिए उपयोग करेगा। ये आर्टिकल 27 में कही गई है। अनुच्छेद 28 समझते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या है। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्या क्या उपस्थित होगा धार्मिक शिक्षा के लिए। अनुच्छेद 28 इसमें क्या बताया गया है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता को बताया गया है। धार्मिक शिक्षा के में उपस्थित होने के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। स्वतंत्रता बारे में इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक जो संस्थान रहता है उसमें क्या उपलब्ध है और ये धार्मिक जो शिक्षा संस्थान रहता है उसमें क्या अनुमति दिया गया है। पहला ये कौन सा संस्थान है। शैक्षणिक संस्थान है। ये दूसरा धार्मिक शिक्षा संस्थान है। धार्मिक शिक्षा है एक शैक्षणिक। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या उपलब्ध है और इसमें क्या उपलब्ध नहीं है। इसमें राज्य के द्वारा किसी भी ये पूरी तरह से अपने राज्य का प्रतिबंधित संस्थान है। इस पर मतलब राज्य द्वारा प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। प्रतिबंधन राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है, इसमें नहीं लगाया जा सकता है। राज्य द्वारा प्रतिबंधन इसमें नहीं लगा सकते हैं हम लोग। जो धार्मिक स्थल रहता है उस शिक्षा के स्थान पे राज्य के द्वारा प्रतिबंधन नहीं लगाया जाएगा। और दूसरी बात दिया गया है कि राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी धर्मार्थ या ट्रस्ट के तहत स्थापित ये संस्थान है।
मतलब कि ये राज्य के द्वारा या राज्य के द्वारा ये चलेगा या किसी ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा ये संस्थान चल सकता है। ट्रस्ट द्वारा इसे चलाया जा सकता है। और ये धार्मिक शिक्षा संस्थान को भी ट्रस्ट के द्वारा या राज्य के द्वारा चलाया जा सकता है। और तीसरा है, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त ये संस्थान है। किसके द्वारा? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, यस। शैक्षणिक संस्थान में ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है, लेकिन ये धार्मिक शिक्षा संस्थान में ये क्या राज्य द्वारा प्राप्त रहता है? ये स्वैच्छिक आधार पर निर्भर करता है कि ये राज्य द्वारा करेगा या नहीं करेगा। मतलब कि सहमति अनिवार्य है, जो कि लेकिन स्वैच्छिक पर है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्वैच्छिक आधार पर। और इसमें शैक्षणिक संस्थान में राज्य से वित्त सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं। राज्य से वित्त सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, यस। ये राज्य से वित्त सहायता प्राप्त करती है, लेकिन ये धार्मिक जो शिक्षा संस्थान है ये क्या प्राप्त करती है? ये स्वैच्छिक आधार पर निर्भर करता है। हम लोगों ने समझा कि ये धार्मिक शिक्षा में क्या उपस्थिति होने का स्वतंत्रता है और शैक्षणिक संस्थान में क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 30 में भी शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में और संस्कृति के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में भी। क्या बताया गया है? यही बताया गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी इसमें अधिकार है। किसके संबंधी? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी एवं किसके संबंध में? शिक्षा संबंध में अधिकार है। चलिए आर्टिकल 19 में देखते हैं कि ये किसके लिए है। ये आर्टिकल 29 में ये बताया गया है कि ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 29 में बताया गया है किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। और आर्टिकल 30 किसके लिए है? आर्टिकल 30 भी ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आर्टिकल 29(1) में क्या बताया गया है। आर्टिकल 29(1) में बताया गया है कि अनुच्छेद 29(1) में बताया गया है कि संस्कृति, भाषा, लिपि इसका संरक्षण करने के लिए व्यक्ति को अधिकार को मान्यता देता है। ये व्यक्ति का अधिकार है। समझे? किसकी संरक्षण करने के लिए? संस्कृति, भाषा और लिपि, इसके संरक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 39(2) में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 39(2) में बताया गया है कि यदि राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर
भेदभाव करने से राज्य को प्रतिबंध करता है। मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कहाँ? शिक्षा संस्थानों में भेदभाव नहीं कर सकते। मैंने बताया कहाँ? शिक्षा संस्थानों में। इसके लिए प्रतिबंध किया गया है। ये किसके लिए ये उपलब्ध है? ये आर्टिकल संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षण जो रखता है, और आर्टिकल 29(2) में ये बताया गया कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं शिक्षा संस्थानों में। ये बताया गया है नागरिकों के लिए, ये गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 30 में यही बताया गया है कि केवल अल्पसंख्यकों तक धार्मिक और भाषाई तक सीमित है, जबकि अनुच्छेद 29 का विस्तार सभी वर्गों के लिए किया गया है। ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है किसके लिए? ये अल्पसंख्यकों के लिए बताया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दिया गया है। इसमें यही अधिकार के बारे में दिया है गया है कि ये अल्पसंख्यक पर्सन अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं या उनका प्रशासन करने का अधिकार उनको प्राप्त है। और दूसरा ये बताया गया है कि दूसरा पॉइंट देखें तो ये राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने के मामले में पर्याप्त मुआवजा ले सकते हैं। यदि राज्य इनसे कोई संपत्ति अधिग्रहण करती है तो उनसे ये अपना मुआवजा, उसके बदले मुआवजा ये पाने का अधिकार रखते हैं। समझ गए? और तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो ये राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थानों की सहायता प्रदान करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या आप लोग समझें? इसका मतलब यही है कि यदि राज्य कोई अल्पसंख्यक को सहायता देती है, प्रदान करती है, तो उसके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट में क्या आप लोगों ने समझा कि शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अपने संपत्ति का अधिग्रहण के मामले में मुआवजा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मुआवजा। चौथा हम लोगों ने समझा कि राज्य के द्वारा सहायता का प्रदान करने पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव नहीं कर सकते इनके साथ। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात पॉइंट में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का क्या क्या अधिकार है, वो उसके बारे में समझें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में दिया गया है। उपचारों का अधिकार के बारे में ये बताया गया है। संविधान की आत्मा और हृदय, ये किसने कहा था? संविधान की आत्मा और हृदय ये भीमराव
अंबेडकर ने कहा था। ये पॉइंट लिख लीजिए। संविधान की आत्मा और हृदय संविधान की आत्मा और हृदय है संविधान। ये किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान की एक मूल विशेषता जिसे इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटाया जा सकता है, इन्होंने ये बात भी कही थी। ये उच्चतम न्यायालय जवाब दिया था कि संविधान के कोई भी मूल विशेषता को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटाया नहीं सकता है, नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये मूल विशेषता को कोई हटा नहीं सकता, ये तो पहले से परिभाषित है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या प्रावधान शामिल है। इसमें प्रावधान शामिल यही है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। इसमें यही प्रावधान है, आर्टिकल 32 का ये प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार को लागू कराने के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का की शक्ति होगी किसको? उच्चतम न्यायालय को। और तीसरा, संसद की किसी अन्य न्यायालय को निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। कौन? संसद। चौथा देखें तो संविधान द्वारा किए गए जो प्रावधान हैं उसके सिवाय उच्चतम न्यायालय के जाने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत विभिन्न रिट जारी कर सकता है। तो ये कौन कौन से रिट जारी कर सकता है? पहला देखिए, ये सारे आर्टिकल 32 में ही है। पहला रिट जारी कर सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हम उसे बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, क्योंकि उसे बंदी बनाकर न्यायालय के पास पेश किया जाता है। ये एक रिट हो गया, पहला रिट हुआ। और दूसरा रिट परमादेश है। दूसरा रिट परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट उनको प्राप्त है। किसे? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये रिट जारी कर सकते हैं। तीसरा, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब रोकना, वो रोक सकते हैं। उत्प्रेषक में प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाता है कि ये प्रमाणित कर दिया गया है। प्रमाणित किया जाना या आप बोल सकते हैं सूचित किया जाना, ये उत्प्रेषण है। ये भी एक रिट है। और लास्ट रिट अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से मतलब है इसका? ये किस अधिकार से आप बात कर रहे हैं? या समझिए कि न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद के संबंध में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बने रहने से रोक देता है। हम लोगों ने रिट्स के बारे में पढ़ा, समझा, और आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या हमें निष्कर्ष निकल के आया है। अनुच्छेद 32 में निष्कर्ष यही निकल के आया है कि निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष यही निकल के आया है कि उच्चतम न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकार का संरक्षण और गारंटर बनाया गया है। किसे? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को किसके गारंटर बनाया गया है? नागरिकों के। ये हम लोगों ने समझा कि उच्चतम न्यायालय के नागरिकों को मूल अधिकार का संरक्षण
किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। दूसरा हमारा निष्कर्ष निकल के आया कि यह उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति मौलिक और व्यापक है, लेकिन इसका अनन्य नहीं है। मतलब कि कोई भी प्रभावित नागरिक बिना अपील किए भी सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में भी अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी कर सकते हैं। यही शक्ति प्रदान है। अब चलिए आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का रिट का क्षेत्राधिकार कौन सा है। हम लोग समझते हैं कि क्षेत्राधिकार के बारे में किसका किसका क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन सा है और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन सा है? उच्चतम और उच्च न्यायालय। चलिए, ये हमारा उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय हो गया। अब इसमें देखते हैं कि मूल अधिकार का कानून को लागू करवाने के मामले में किसे अधिकार प्राप्त है। कौन सा? मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए मूल अधिकार लागू करवाने के लिए किसे प्राप्त है अधिकार? ये उच्चतम को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार प्राप्त है। दूसरा देखते हैं, ये किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के मामले में किसे अधिकार प्राप्त है। कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए हमें ये सिर्फ उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए ये हमें उच्चतम न्यायालय को नहीं प्राप्त है, ये हमें सिर्फ उच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ये क्या क्या है इनका, दोनों का? प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार देखें तो इनका पूरा भारत में है, संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत है इनका। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर ये संबंधित, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये संबंध में, यदि किस संबंध में है, ये संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ये भीतर आता है। किसके? संबंधित क्षेत्राधिकार। रिट की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? रिट की शक्ति का प्रयोग रिट की शक्ति प्रयोग कौन कर सकता है? रिट का शक्ति का प्रयोग दोनों कर सकता है, लेकिन ये अनिवार्य किसके लिए है? ये इसके लिए अनिवार्य है और इसके लिए विवेकाधीन यानी मना नहीं कर सकता है। ये विवेकाधीन, ये मना नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है, कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 33 में देखें तो अनुच्छेद 33 में यही बताया गया है कि ये अनुच्छेद 33 सांसद को सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों जो रहते हैं या पुलिस बल रहते हैं या खुफिया एजेंसी और इनके समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने या निष्प्रभावी करने का अधिकार देता है। समझ गए? किस पर प्रतिबंध लगा सकता है?
किसके मूल अधिकार पर? मूल अधिकार पर, किस पर? या सेना हो, या सेना हो, या अर्धबल हो, अर्धसैनिक हो, अर्धसैनिक हो, या पुलिस बलों का हो, या पुलिस हो, या पुलिस हो, या खुफिया एजेंसी हो, खुफिया एजेंसी हो, एजेंसी हो, इसको ये निष्प्रभावी कर सकता है। इसको ये इस अनुच्छेद के अनुसार ये अधिकार प्राप्त है। समझ गए? अनुच्छेद आर्टिकल 33 में यही था। आर्टिकल 34 में देखते हैं। आर्टिकल 34 में दिया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र को मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बस यही बात अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि मार्शल लॉ लगाने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाएगा। जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ लागू होगा, उस क्षेत्र में प्रतिबंध किस पे लगेगा? मूल अधिकार पर। ये मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। और आर्टिकल अब देखते हैं 35। अनुच्छेद 35 में हमारा क्या बताया गया है? अनुच्छेद 35 में यही बताया गया है कि यदि कुछ निश्चित मूल अधिकार हैं जो कि प्रभावी करने के लिए केवल संसद ही कानून बना सकती है, कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए, कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद कौन बना सकती है? संसद। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि रोजगार हेतु निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना। समझ गए? यही है। आर्टिकल 35 में यही दिया हुआ है कि ये सांसद बना सकती है। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ा, जिसके में दिया हुआ है, जो कि भाग 3 में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। एक इसमें ऐसे अधिकार भी हैं जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में नहीं किया गया है। कुछ वैसे अधिकार को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से अधिकार हैं। ये सब एग्ज़ाम में पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन अधिकार हैं। ये आर्टिकल हम लोगों का अनुच्छेद 265 में दिया गया है। अनुच्छेद 265, इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि कानून के प्राधिकार को अलावा कोई भी कर लगाया और एकत्र नहीं किया जाएगा। समझ गए? कानून के अलावा कोई भी कर नहीं जमा लेगा, कोई भी कर नहीं ले सकता है। ये आर्टिकल 265 में दिया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 300A में क्या दिया है। अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A में दिया गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब कानून का इजाज़त के बिना उसके संपत्ति से उसको बेदखल, किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। नहीं कर सकता है। इसके बारे में 300A में दिया है। और 302 में क्या दिया हुआ है? सॉरी, 300A और 301 अब देखते हैं। 301 में क्या दिया हुआ है? 301 में यही दिया हुआ है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्राप्त है।
अनुच्छेद 301 में क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है। किसका किसका? संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार का, वाणिज्य और समागम का। और समागम का स्वतंत्रता प्राप्त है। और अनुच्छेद, ये आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 326, इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा को चुनाव वयस्क मताधिकारों का अधिकार पर होंगे। समझ गए? चुनाव किसके होंगे? वयस्क मताधिकार के। वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा, के आधार पर होगा। यही 4 आर्टिकल जो कि भाग 3 में नहीं दिया हुआ है, जिसमें अधिकार ये प्राप्त है। भाग 3 के अलावा जो प्रदान किए गए अधिकार के मामले हैं, उसमें पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है। समझ गए? ये मतलब कि अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 326 में जो अधिकार प्राप्त है, इसके मामले में आपको यदि कोर्ट जाना रहेगा, उच्चतम न्यायालय जाना रहेगा, तो आप सीधे नहीं जा सकते हैं। और जो भाग 3 के अंतर्गत है, उसके आधार पर आप सीधे जा सकते हैं। तो ये सीधे नहीं जा सकते हैं, तो फिर कैसे जाइएगा? इसके जाने के भी ये तरीका है। ये अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में आप वाद दायर करके जा सकते हैं। समझ गए? बस इतनी सी हम लोगों ने चीज़ें को पढ़ा और हम लोगों ने समझा कि ये अनुच्छेद फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि बीपीएससी में बार बार फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन हर एक बार आना ही आना है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।